हेलो, वेलकम टू योर चैनल टेक्निकल सनी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम है एनपीएस, जिसको कि आप जानते भी होंगे, इसका जो टैगलाइन है रिटायर्ड लाइफ का सहारा एनपीएस हमारा। तो चलिए इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ आप वीडियो को मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस पे और भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन इसकी आती रहे। तो जो ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ये काम कैसे करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम था वो लॉन्च हुआ था जनवरी 2004 में फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इस ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आप खुद लेंगे तभी आप ये एक्टिवेट होगा, आपको ये खुद से एक्टिवेट हुआ नहीं मिलेगा। बट 2009 में ये सबके लिए ओपन हो गया। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इसमें वॉलेंटरी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपका एज ए रिटायरमेंट के बाद एज ए पेंशन शुरू होगा। वो कैसे होगा इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते क्या है। हु कैन जॉइन एनपीएस, एनपीएस ज्वाइन कौन कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनी इंडियन सिटीजन जिसकी की एज 18 ईयर्स एंड 16 ईयर्स के बीच हो, वो एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। बट 60 ईयर्स ऐसे है, बट 60 में ज्वाइन करके अब क्या ही करोगे। तो इट्स गुड टू स्टार्ट द एनपीएस एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दैट पेंशन इन द रिटायरमेंट एज। आपको जल्दी से जल्दी एनपीएस शुरू कर देना चाहिए छोटे अमाउंट से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो ओनली कंडीशन इस केवाईसी नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। अब बात आती है एनआरआई के बारे में। तो एनआरआई कैन ऑल्सो ज्वाइन एनपीएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआरआई कैन ऑल्सो ज्वाइन एनपीएस। हाउएवर द अकाउंट विल बी क्लोज। अकाउंट अगर बंद हो जाता है, अगर उनका एनआरआई स्टेटस चेंज हो जाता है, जैसे वो एनआरआई से वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो गए, तो वो स्टेटस चेंज हो गया, उस केस में वो एनपीएस अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएस, एनपीएस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, ये कैसे काम करता है, तो चलिए इस पर हम डिटेल में यहाँ बात करते हैं। देखिए एनपीएस में एक चीज़ होती है पीएफआरडीए। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है पेंशन फंड को। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए होता है, वैसे पेंशन फंड के रिलेटेड में पीएफआरडीए है। ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम है कि पेंशन फंड को डेवलप एंड रेगुलेट करना और जो पेंशनर है या फिर जो इन्वेस्टर है उसके हितों की रक्षा करना, उसके जो मतलब उसका लॉस ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको रेगुलेट करती है, ये उसका प्रोटेक्शन करती है। ये पीएफआरडी, ये पहला कंपोनेंट है एनपीएस में। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, पेंशन फंड मैनेजर। अब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे, आप खुद तो वो पैसा लगाओगे नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं वो एनपीएस लगाएगी, वहाँ से वो प्रॉफिट कमाएगी, फिर वो आपको एज ए रिटर्न, जो भी आपका रिटर्न आएगा वो प्रोवाइड करेगी एज ए पेंशन। तो वो जो पैसा लगाने का काम करते हैं वो ये फंड मैनेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड। बाय द वे यूटीआई का भी वो आने वाला है आईपीओ। एनीवे, एसबीआई पेंशन फंड्स, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, रिलायंस पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड एंड एलआईसी पेंशन फंड। ये टोटल आपके पेंशन फंड मैनेजर हैं एनपीएस के अंदर। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारा आपका डिटेल्स देखते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से आपको प्रॉफिट आता है। इनके बहुत सारे रिटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, कौन कितने क्या क्या रिटर्न्स है, क्या क्या नहीं। खैर उस पर हम बाद में जाएंगे। आगे चलते हैं कि पैसा लगता कहाँ पे है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको गवर्नमेंट बाद में इतना बड़ा अमाउंट देती है, वो आखिर कहाँ से देती है। तो पैसा लगता है 4 चीज़ों में। पहला इक्विटी, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, चौथा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अब इक्विटी में कहाँ लगता है भैया, तो इक्विटी आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट्स में लगता है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, और इसका जो रिस्क होता है वो हाई होता है कंपेयर टू दिस टू। अगर सबसे हाई रिस्क में देखेंगे, वेरी हाई, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है। खैर उसमें मैं बाद में बताऊँगा। तो इक्विटी मैंने जैसे बता दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट बॉन्ड आता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया, ये सब, ये बहुत ही रिस्क इसका बहुत लो होता है बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट आपको मतलब रिस्क तो देगी नहीं, ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट का स्कीम है तो गवर्नमेंट क्यों रिस्क देगी। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, बट उनका रिटर्न भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी इज़ लेंड टू द गवर्नमेंट। तीसरा क्या होता है भैया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें मॉडरेट रिस्क होते हैं। कैसे मॉडरेट, मैं बताता हूँ। मनी इज़ लेंड टू
प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। अब मॉडरेट क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पब्लिक कंपनीज तो चलो ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ के जो बॉन्ड आते हैं, जैसे हमने सुना होगा DHFL बॉन्ड्स आए थे, जो ILFL बॉन्ड्स आए थे, जो वो कंपनी ही बैठ गई, वो कंपनी ही के पास पैसा नहीं था, उन्होंने इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड्स इशू किए थे 9-9, 10-10% पे, कि उनको रीपे करने के लिए पैसे ही नहीं है, वो गई कंपनियाँ। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वेरी हाई होता है, इसलिए इसको कैप किया गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% ओनली। इसमें होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, और रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसेट एलोकेशन, आपका जो पैसा जा रहा है वो कैसे एलोकेट होगा, उसका क्या सिस्टम है, क्या चैनल है। तो दो आपके पास चॉइस होते हैं, या तो आप खुद कर लो एक्टिव चॉइस, खुद डिसाइड कर लो कि इक्विटी में जाएगा, कि डेट में जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा, कि आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा, या तो ऑटो चॉइस बेस्ड होता है आपके एज पे, लाइफ साइकिल, एज के लाइफ साइकिल पे। जितना ज़्यादा आपका एज जाते जाएगा वो उतना ज़्यादा उसको एज ए लो रिस्क में कन्वर्ट करते जाएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, मैं डिटेल्स में बताता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। तो एक्टिव चॉइस की बात करें तो इन दिस वी कैन डिसाइड ऑन हाउ मच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन विच इंस्ट्रूमेंट। आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इक्विटी में लगाना है कितना, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना लगाना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगाना है, और AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें 5% ओनली लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब जो ये कंडीशन है, इसमें एक और कंडीशन क्या है कि इक्विटी टिल द एज ऑफ 50 साल होने तक आपका जो इक्विटी होगा वो 75% से ज़्यादा आप नहीं उसमें लगा सकते। जैसे मान लो आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 50 ईयर्स तक आप 75 से ज़्यादा उसमें एक्सपोजर नहीं रख सकते, 75% यानी 75 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सपोजर आप उसमें नहीं रख सकते। और उसके बाद धीरे धीरे ये घटते जाता है, जैसे आप अप टू 50 ईयर्स तक 75 रखें और उसके बाद हर साल ये 2.5% कम होते जाता है। जैसे फिर उसके बाद अगर आप 51 ईयर्स की हुए तो अब वो एक्सपोजर 75 नहीं 72.5%, ऐसे घटते 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 जब आप 60 ईयर्स एंड अबव पहुँचोगे तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होना चाहिए। एक्टिव चॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, आपका इन्वेस्टमेंट 50% से कम होना चाहिए। वो धीरे धीरे कम आपको करना है क्योंकि ऑलरेडी वो लिमिट सेट है, उसके आप आगे जा ही नहीं सकते। तो ओवरऑल आपको ये एक तरह से आपको मतलब बताता है। ऑफ कोर्स इक्विटी भी इतना सेफ़ नहीं है ना, ये भी बहुत रिस्की है। आपने देखा होगा मार्च में कितना फॉल आया था इक्विटी में। तो ये चीज़ें हैं। नाउ चलते हैं हम ऑटो चॉइस के बारे में। ऑटो चॉइस क्या है अब? तो ऑटो चॉइस में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एग्रेसिव, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है आपका, ये आप देख सकते हैं, एक सॉरी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ ओके, एक होता है एग्रेसिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक होता है मॉडरेट, और एक होता है आपका कंजर्वेटिव। तो ये लाइफ साइकिल फंड होता है, तीनों के तीनों। लाइफ साइकिल कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि एग्रेसिव ने आपका क्या है एग्रेसिव में क्या होता है कि टिल द एज ऑफ 35, जैसे आपने 25 साल से शुरू किया तो 10 साल तक जो आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर होगा वो यहाँ पे 75% होगा। 10 साल तक जो आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर होगा वो 75 होगा, तब जब आपने 20 साल से शुरू किया है, 25 साल से शुरू किया है। अगर आपने जल्दी शुरू किया तो ठीक है, लेकिन 35 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर होगा 75%। उसके बाद पर ईयर ये 5% कम होते जाएगा, 4% कम होते जाएगा। जैसे कि 35 ईयर्स तक 75 था, 40 ईयर्स यानी 5 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस है, और कम कितना हुआ 20% कम हुआ है, यानी पर ईयर ये कम होते जाता है। कम होते होते अगर आप 55 ईयर्स तक पहुँचेंगे तो इक्विटी एक्सपोजर आपका सिर्फ 15% रह जाएगा। अब दूसरी बात करें दूसरा चीज़ का, तो ये है मॉडरेट लाइफ साइकिल। इसमें क्या है भैया कि अप टू 35 ईयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रेसिव में 75% था 35 ईयर्स तक, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 ईयर्स तक ओनली 50% है, इसीलिए इसको मॉडरेट बोला जाता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी एक्सपोजर भी कम होता जाएगा। इसमें 10% तक भी आ जा रहा है अगर 55 आप चले जा रहे हो तो, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है कंजर्वेटिव, सबसे मतलब रिस्क फ्री एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको, और थोड़ा सा लेस रिटर्न भी रहता है इसमें। तो यहाँ पे अप टू 35 में आप देख सकते हैं, अप टू 35 ईयर्स में यहाँ पे ओनली 25% इक्विटी एक्सपोजर है। पिछले 2 स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर 75% था, यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर 50% था, यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर 25% है। बाकी डेट वेट में तो आप जो मन वो ये लगा देते, तब बात जो आपका यहाँ पे बचता है, जैसे 75 यहाँ पे 75% बचा वो डेट में ही चला जाता है।
तो जैसे जैसे एज कम होता है आपकी इक्विटी एक्सपोजर भी कम आती है, एटलीस्ट 5% रह जाती है 55 तक, इसमें 10% रह जाती है। अब चलते हैं विड्रॉल। मैंने पैसा तो इन्वेस्ट किया, सारी चीज़ें मैंने की, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पैसा निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। तो सिंपल लाइन इन ए लेमैन लैंग्वेज, ये आपका लॉक इन होता है 60 ईयर्स तक, ये आपका लॉक इन होता है। बट देर आर 2 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 कि आपका अगर सीरियस इलनेस है, ये आप देखिए यहाँ पे सीरियस, अगर सॉरी मैंने इसको कट कर दिया, सीरियस इलनेस है तो आप 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ओनली 3 टाइम्स इन होल, पूरे मतलब जितना भी आपका, अगर एक साल में आप 3 बार ही निकाल लो तो उसके बाद आप लाइफ में कभी इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और 3 ईयर्स का पेमेंट मिनिमम होना चाहिए। जैसे आपने 2010 में 2020 में शुरू किया, 21, 22, 23 के बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे, वो भी सिर्फ 3 बार अपने होल लाइफ में, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, एक सीरियस इलनेस और एक चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, वो भी कितना 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। अब चलो मैंने 60 ईयर्स का एज हो गया, उसके बाद कैसे पैसा बटेगा, तो उसमें आपका 60% मनी इन द बैंक अकाउंट में आपका चला जाएगा। जो भी आपका पैसा वहाँ पे रिटर्न रहेगा उसका डिवीज़न होगा 60-40 में, तो 60% मनी आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा और 40% आपको एन्युटी प्रोडक्ट बाई करना है। अब ये 40% क्यों है, क्योंकि IRDA का PFRDA का ये कहना है कि ये जो पेंशन स्कीम है, ये ऐसा नहीं है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है फिर बाद में आप पैसा निकालो, ये पेंशन स्कीम है, तो एक एन्युटी प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू वो जो पर्सन है उसको रेगुलर इनकम मिलते रहे। तो 40% का आपको एन्युटी प्लान ख़रीदना ही होगा। अब किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आते हैं, वो ख़रीदना होगा आपको। पार्शियल विड्रॉल आप सिर्फ 2 केस में कर सकते हो। ये रहा पूरा डिटेल्स। अब चलते हैं कि और भी बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, जैसे अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, आपकी एज क्या है, इफ़ यू आर ए कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, यहाँ पे देख सकते हो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने लिया है तो एटलीस्ट 10 ईयर तक ये अकाउंट आपको रहना ज़रूरी है। यू विल नीड टू परचेज एन एन्युटी विथ एटलीस्ट 80% ऑफ द अमाउंट। यहाँ पे या पूरा डिटेल पढ़ लो, अगर डिटेल में बताने जाऊँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो ये मैंने सारा यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट जो भी इसके रिगार्डिंग है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर आता है ये, इसमें 2 अकाउंट खुलते हैं एनपीएस में, एक टायर 1 अकाउंट होता है, टायर 2 अकाउंट होता है। टायर 1 जो अकाउंट होता है आपका, ये रिटायरमेंट अकाउंट होता है, ये मेन समझिए आपका मेन अकाउंट है। और टायर 2 अकाउंट जो है ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मान के चलिए एक सेविंग अकाउंट है, इसी अकाउंट में से पैसा निकल के टायर 1 में जाता है, तो ये मैंडेटरी है। टायर 1 अकाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एनपीएस, बिल्कुल यस, ये मैंडेटरी उतना नहीं है। ओके, ये हु कैन इन्वेस्ट, ऑल इंडियन सिटीजन्स। और इसमें टायर 1 होल्डर, सबसे पहले आपका टायर 1 अकाउंट होना चाहिए, फिर टायर 2 अकाउंट होना चाहिए। लॉक इन पीरियड टिल रिटायरमेंट, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना आपका होना चाहिए, 1000, इसमें 250। मिनिमम नंबर ऑफ ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन ए ईयर, एक बार ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किश्तों में SIP के थ्रू दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स बेनिफिट, इसके बारे में हम डिटेल में आगे एक स्लाइड है उसमें आपको बताएंगे क्या क्या टैक्स, वैसे मोटा मोटी आप समझ लीजिए सेक्शन 80 CCD के थ्रू आपको 1.5 लाख का मिलता है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 80 CCD 1B, इसके थ्रू आपको मिलता है Tier 1 अकाउंट में। उसके बाद टैक्स डिडक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस TA अंडर सेक्शन 80 CCD। तो ये भी 3 टैक्स डिडक्शन इसमें आपको 3 टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। बट इसके अलावा क्या मिलता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल्स ओनली आफ्टर 3 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बता दिया। हाईली लिक्विड, ये Tier 2 अकाउंट है जो लिक्विड है, मैंने बताया सेविंग अकाउंट है, तो इसमें आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं टैक्स बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल बेनिफिट मतलब आपको तीनों चीज़ से एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट किस किस चीज़ से। तो पहला आपका नो टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। दूसरा क्या है, नो टैक्स ऑन रिटर्न, जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका वो 2 लाख हो गया, तो जो रिमेनिंग 1 लाख है जो रिटर्न आपका है उस पर भी आपको 0 टैक्स देना है, इस पर भी आपको 0 टैक्स देना है। तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, एनपीएस को एज ए एज देता है ओवर ऑल अदर स्कीम्स, की नो टैक्स ऑन मैच्योरिटी अमाउंट। यहाँ पे मैं ऑन भूल गया, वैसे चलिए मैं लिख देता हूँ ऑन मैच्योरिटी अमाउंट। जैसे जो लमसम आपको मिला, जैसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिला, ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इसको आप आधा अपना पैसा अकाउंट में 60% रखिए, 40% आप जाके एन्युटी भी खरीद सकते हैं,
तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो पैसा है, जैसे आप SIP करते हैं, SIP में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, बट ये जो पैसा होता है ये टैक्स फ्री होता है तीनों केस में, आपके इन्वेस्टमेंट में भी, रिटर्न्स में भी और मैच्योरिटी अमाउंट में भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है NPS, आपको ज़रूर करना चाहिए इस पर अप्लाई, आपको ज़रूर करना चाहिए। थोड़े थोड़े पैसे से फिर लेटर ऑन आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए कैसे ये होता है क्या होता है, तो चलिए मैं उस पर एक बार वापस आपको डिटेल बताता हूँ। इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर जैसे उसको अप्लाई करने के लिए NPS कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे आना है आपको NPS नेशनल पेंशन स्कीम या फिर NPS टाइप कीजिए, ऐसा खुल जाएगा पेज। इसका पेज खुलने के बाद यहाँ पे दो दिख रहा है, एक अटल पेंशन योजना और एक नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अगर कंट्रीब्यूशन आपने खोला हुआ है, कंट्रीब्यूशन करना तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे क्लिक कीजिए। आपका टायर 2 एक्टिवेशन करना है तो टायर 2 एक्टिवेशन पे, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट टाइम तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या हैं, आपको सारा डिटेल भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल हैं तो ये, सिटीजन ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है, एज ए KYC इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको दोनों अकाउंट एक साथ खोलने हैं तो यहाँ पे टायर 1 एंड टायर 2 बोथ कर लीजिएगा और कंटिन्यू, और जो आपका साइनिंग होगा, साइन, वो सब और थ्रू द पैन और आधार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको समझा दी। कि फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कीजिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। बट बिफोर दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसको ऑल पे कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंडिया में कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र। थैंक यू।